हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है प्रिया जैन और 25 मार्च करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं प्रीवियस करंट अफेयर वीडियो के क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपसे पूछा था। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके इसका आंसर दिया है और लगभग सभी ने सही दिया है। करमवीर सिंह। करमवीर सिंह भारतीय नौसेना इंडियन नेवल फोर्स के अगले प्रमुख होंगे। अगर हम बात करें तो वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होंगे और उनके स्थान पर करमवीर सिंह नए भारतीय नौसेना प्रमुख होंगे। इसी के साथ मैं आगे आपको ये भी बता देती हूँ कि इंडियन एयर चीफ मार्शल कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। और इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। तो ये तीनों आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, नासा का ओसिरस रेक्स मिशन किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि ये मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। देखिए, हैदराबाद में अगर हम बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से प्रसार भारती ने हैदराबाद में 2 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अगर हम बात करें इस सम्मेलन की तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रसारण के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और नवोन्मेष को एक मंच प्रदान करना है, साथ ही नई चुनौतियों के बीच प्रसारण उद्योग के लिए नया दृष्टिकोण तैयार करना है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, भारत ने श्रय रोग यानी टीबी के उन्मूलन की समय सीमा रखी है। तो अगर हम इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ल्ड टीबी डे की बात करें तो 24 मार्च को ये मनाया जाता है। और इस बार 2019 में वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या रही थी? इट्स टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में डेज, डेट्स और स्पेशल अब आज के समय के हिसाब से थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में थीम पूछी जा रही हैं, तो आपको इनकी थीम्स पता होनी चाहिए। तो टीबी वर्ल्ड टीबी डे की जो 2019 है, इसकी थीम क्या है? इट्स टाइम। यहाँ से अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो इसकी समय सीमा क्या रखी गई है उन्मूलन की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2025। तो देखिए, 2025 में मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 1982 में क्षय रोग यानी टीबी की बात करते हैं तो जीवाणुओं की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि 24 मार्च में क्यों मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व ही अर्थात वर्ष 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन की समय सीमा को निर्धारित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि निशाने पाकिस्तान से किस देश के प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी। देखिए, हम बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथिर मोहम्मद को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है। तो यहाँ से आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। देखिए, चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने से आपको बेनिफिट हो जाता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर अगर आप याद करें तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझकर चीज़ों को पढ़ लें तो कहीं ना कहीं रिलेट करके आप एग्ज़ाम्स में उन क्वेश्चंस को पा सकते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में और थोड़े से एक दो चीज़ें उनके बारे में एक्स्ट्रा ही बताती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की है? तो देखिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी यहाँ पे। इसमें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का दूसरा नाम भी है, किसे द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को रेज करने के लिए, जो कि 152 कंट्रीज़ के साथ उन्हें जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में बात चल रही है।
तो इसका सही आंसर है इटली। हाल ही में इटली ने चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट में शामिल होने की घोषणा की है। G7 देशों में इटली ऐसा करने वाला प्रथम देश है। तो जो G7 ग्रुप 7 कंट्रीज है, इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 19 मार्च भारत और नेपाल की साझी निधि प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रसार के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत हुई है। तो इसका सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? आपको शायद जो मैंने अभी बताया यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भारत और नेपाल के बारे में बात चल रही है, तो ये काठमांडू में हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्देश्य अगर हम बात करें तो प्राचीन भाषा संस्कृत का प्रसार करना है। इस सम्मेलन का विषय अगर हम बताएं इस बार का, तो भारत और नेपाल की साझी निधि संस्कृत ही इसका विषय रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे यनादी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए यनादी जनजाति का जो संबंध है उसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य में यनादी जनजाति के बारे में भी पता चला है, हाल ही में बहुत चर्चित हुई है ये। अगर हम बात करें तो 17वीं लोकसभा में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली खानाबदोश जनजाति यनादी काफ़ी चर्चा में है। यह जनजाति आंध्र प्रदेश के कृष्णा नगर में पाई जाती है। थोड़ा सा अगर इनके बारे में और मैं बताना चाहूँ तो मैं बताऊंगी कि ये लोग जो हैं ये यनादी भाषा बोलते हैं, जो कि तेलुगु फैमिली के पार्ट में मानी गई है, मतलब तेलुगु लैंग्वेज से रिलेट करके मानी गई है। और इसीलिए यहाँ पे मतलब हमें ये जो लोग हमें पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? AP सदर्न इंडिया में पाए गए हैं। बेसिकली कृष्णा नगर, या हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेल्लोरे और चित्तूर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग पाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? तो हायाबुसा 2 के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्या है ये। देखिए हायाबुसा एक प्रोजेक्ट है, एक मिशन है जिसका काम है एस्ट्रॉयड के सैंपल्स लेकर आना। तो ये एक एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन था जो कि ऑपरेट किया जा रहा था जापानीज स्पेस एजेंसी जेक्सा के द्वारा। अगर हम बात करें तो हायाबुसा मिशन पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है। 2010 में ये पहली बार कुछ एस्ट्रॉयड के सैंपल्स लेकर रिटर्न हुआ था और उसी को फॉलो करते हुए हायाबुसा 2 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें करीबन 1.5 साल तक ये एस्ट्रॉयड के सर्विंग प्रोसेस को चलाया गया, जहां पर फाइनली 27 जून 2018 में एक क्षुद्र ग्रह, एक एस्ट्रॉयड अर्थ के नियर बाई पाया गया, जिसका नाम 162173 ryugu रखा गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि किस देश से संबंध रखता है, तो ये जापान से संबंध रखता है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाल ही में जापान स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 ने ryugu क्षुद्र ग्रह के सतह का सर्वेक्षण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को एशियाई ओलंपिक परिषद समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार सिंह। देखिए अगर सरदार सिंह जी के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं और कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम भी रह चुके हैं। इन्हीं को अब एशियाई ओलंपिक परिषद समिति का सदस्य चुना गया है। देखिए यहाँ पे भी आपको क्लियर यही बातें लिखी हुई हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर किस देश की संप्रभुता को मान्यता दी है? तो देखिए गोलन पहाड़ियों, ये फेमसली आपको बोलने में अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो गोलान हाइट्स के नाम से फेमस है ये जगह, और ये सीरिया का भाग है, सीरिया देश का भाग है, या हम कह सकते हैं सीरिया देश का भाग था। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर किसकी संप्रभु मान्यता दे दी है? इजराइल को इसकी मान्यता दे दी गई है। देखिए हाल ही में अमेरिका ने इजराइल द्वारा अधिकृत गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दिया। और अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ में तो 1967 के तृतीय अरब इजराइल युद्ध के पूर्व तक गोलन पहाड़ियों पर सीरिया का अधिकार था। तो ये बातें मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी हैं कि 1967 तक हाल ही में वो सीरिया का भाग ही था, लेकिन 1967 के बाद इजराइल द्वारा उसे ऑक्यूपाई कर लिया गया था, जिसे अब डॉक्यूमेंटली अमेरिका ने मान्यता दे दी है इजराइल के अंडर ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को किस षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी और 23 मार्च को, ताकि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट दे सकें। तो वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिस्पेक्ट हमारे होल टाइम रहती है, लेकिन एक शहीद दिवस के नाम पर हम इन 2 दिनों को मनाते हैं। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस षड्यंत्र के तहत वो फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस। तो देखिए 30 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय पर थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इन पर कि इन्होंने षड्यंत्र करा है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बड़ी जंग या कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। उसी के तहत ये सब कुछ इल्ज़ाम लगाते हुए और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियोस देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।